Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Illegal Dispossession Act 2005. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। इलीगल का क्या मतलब है? गैर कानूनी। डिस्पोजेशन किसी को बेदखल कर देना, डिस्पोजेस कर देना। अगर कोई बंदा आपको आपकी प्रॉपर्टी से गैर कानूनी तौर पर बेदखल कर देता है तो ये एक्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि इस एक्ट का बेसिक पर्पस क्या है कि ये प्रॉपर्टी ऑनर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम इलीगल डिस्पोजेशन। लेकिन इस एक्ट की हद तक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उस प्रॉपर्टी के राइटफुल ऑनर हो, आपके पास लॉफुल पोजेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लॉफुल पोजेसर हो, लॉफुल ऑनर हो और फिर अगर कोई बंदा आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर देता है तो ये एक्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रिगार्डलेस ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। अब किसी भी एक्ट को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि उसके प्रियम्बल को देखा जाए। अब प्रियम्बल की तरफ अगर हम आ जाएं तो इस इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 का प्रियम्बल क्या कहता है? वेयर इज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोटेक्ट द लॉफुल ऑनर्स एंड ऑक्यूपायर्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर इलीगल और फोर्सिबल डिस्पोजेशन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ग्रेबर्स। अब यहाँ पर भी बात क्या है? लॉफुल ऑनर्स एंड ऑक्यूपायर्स की बात की जा रही है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के असल हकदार हो, असल मालिक हो, प्रॉपर्टी का कब्जा आपके पास था और अगर कोई बंदा फोर्सिबली आपको डिस्पोजेस करता है। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है प्रॉपर्टी ग्रेबर्स का, यानी कि कब्जा माफिया का। लेकिन उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ग्रेबर्स नहीं बल्कि हर वो बंदा जो आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करता है, सो ये एक्ट आपको उस बंदे के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब आ जाते हैं शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के ऊपर। टाइटल क्या है इस एक्ट का? इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। एक्सटेंट क्या है कि ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद किसी भी एक्ट के लिए ज़रूरी है कि उसकी प्रोमलगेशन कब हुई थी। सो दिस एक्ट वाज बेसिकली प्रोमलगेटेड ऑन 6 जुलाई 2005। ये तो हमने इस एक्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 2 के ऊपर जो कि हमेशा डेफिनेशन क्लॉजेस का होता है कि इस एक्ट के अंदर जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं इस एक्ट की रूह से उन वर्ड्स का क्या मतलब है। सो डेफिनेशन क्लॉजेस के अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन बताई गई है वो हमारे पास है कोर्ट की, कि इस पूरे एक्ट में जहां जहां पर वर्ड कोर्ट यूज होगा तो उसका मतलब है कि कॉग्निजेंस किसके पास है? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। जो हमारी सेशन कोर्ट है वो इस एक्ट के अंदर जितने भी हमारे ग्रीवेंसेस हैं उनको एंटरटेन करेगी। दूसरी चीज है कोड। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। जहां जहां पर भी वर्ड कोड यूज होगा तो उसका मतलब लिया जाएगा CRPC 1898। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन है हमारे पास ऑक्यूपायर की। ऑक्यूपायर को डिफाइन करते हुए कहा कि एनी पर्सन हु इज इन द लॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसा बंदा जिसके पास किसी प्रॉपर्टी की लॉफुल पोजेशन है, कानूनी तौर पर उसके पास कब्जा है किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब आपने देखा है कि हर जगह वर्ड यूज हो रहा है लॉफुल, राइटफुल। सो ये एक्ट हमें प्रोटेक्शन दे रहा है सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पोजेसर्स को। उसके बाद ऑनर को डिफाइन करते हुए कहा है कि एनी पर्सन हु एक्चुअली ऑन्स द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजेशन अदरवाइज देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द लॉ। ऑनर को डिफाइन करते हुए कहा कि ऐसा बंदा जिसके पास उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल ऑनरशिप थी, वो असल मालिक था उस प्रॉपर्टी का जिस वक्त उसको उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया जा रहा था।
उसके बाद लास्ट में डिफाइन किया है वर्ड प्रॉपर्टी को। अब जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करना, प्रॉपर्टी की प्रिवेंशन, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, सो इस एक्ट की हद तक प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब ये तो हमने देख लिया इस एक्ट का इंट्रोडक्शन कि कोर्ट हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन होगी, कोर्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर होगा, प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल होगी, ऑनर क्या है, लॉफुल ऑनर है, ऑक्युपायर क्या है, लॉफुल पोजेसर है। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 3 के ऊपर, जहां से हमारा मेन एक्ट स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 3 डील करता है प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। अब इस सेक्शन की हद तक प्रिवेंशन की बात की गई है कि प्रॉपर्टी को इलीगल पोजेशन से प्रिवेंट किस तरह से करना है। सो सेक्शन 3 सब क्लॉज 1, नो वन शैल एंटर इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी। अब पहली बात यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है शैल का, मैंडेटरी प्रोविजन है। क्या कहा जा रहा है कि कोई भी बंदा किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर एंटर नहीं होगा। किस पर्पस के लिए? टू डिस्पोजेस, सबसे पहली बात कि उस बंदे को बेदखल करने की पर्पस से, ग्रैब, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए, कंट्रोल और ऑक्युपाई इट, उसकी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए कोई भी बंदा किसी भी दूसरे की प्रॉपर्टी पर एंटर नहीं होगा विदाउट हैविंग एनी लॉफुल अथॉरिटी टू डू सो। यानी कि ऐसा बंदा जिसको लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास, जिसको लॉफुली ऑथराइज नहीं किया गया, वो बंदा कंपल्सरी है कि किसी भी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की नीयत से, उस प्रॉपर्टी को से उस बंदे को डिस्पोजेस करने की नीयत से वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर एंटर नहीं होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंटेंशन, जो हमारा मेंस रिया है, द एलिमेंट ऑफ द क्राइम। हमारे पास क्राइम के दो एलिमेंट्स हैं, एक्टिस रिया एंड मेंस रिया। अब मेंस रिया क्या है? हमारी मेंटल इंटेंशन, और एक्टिस रिया क्या है कि हमारा जो एक्शन है, जो हम एक्ट परफॉर्म करेंगे। सो यहां पर कहा जा रहा है कि ये दोनों एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो आपने इन दोनों चीजों को प्रूफ करना है। सो कोई भी बंदा किसी भी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर इस नियत से दाखिल नहीं होगा कि वो उसको डिस्पोजेस कर सके, उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सके, उसको कंट्रोल कर सके, या उस प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई कर ले। अब ये चीज तो हमने कह दी कि लॉ क्लियरली आपको इस चीज से मना कर रहा है कि आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, आपने किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी के ऊपर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंट्रेंस नहीं करनी। सबसेक्शन 2 कहता है whoever contravenes the provision of subsection 1 shall without prejudice to any punishment। अब अगर कोई बंदा सबसेक्शन 1 की प्रोविजंस को वायलेट करता है तो वायलेशन की सूरत में उस बंदे के लिए क्या लाइबिलिटी है उसके ऊपर? he shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years and with fine। 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट उस बंदे को दी जाएगी जो सबसेक्शन 1 की प्रोविजंस की वायलेशन करता है, यानी कि वो दूसरे की प्रॉपर्टी पर एंटर हो जाता है। और जो हमारा विक्टिम है उसको अंडर सेक्शन 544A CRPC उसको कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। कोड का वर्ड यहां पर यूज हुआ है तो कोड मींस सीआरपीसी। सीआरपीसी के सेक्शन 544A के अंडर जो बंदा कंप्लेनेंट है, जिसकी प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोजेस किया जा रहा है, उसको कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको इंजरी कॉज कर रहे हो। इंजरी क्या है? मेंटल इंजरी है। सो ऐसी सूरत में आपने उस बंदे को कंपनसेशन देनी है। अब ये तो हो गया कि जो बंदा सबसेक्शन 1 की वायलेशन करते हुए आएगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई बंदा सबसेक्शन 1 के अंदर जो एलिमेंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स डिस्कस हुए हैं, इनके अलावा वो किसी और तरीके से अगर किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, उसको डिस्पोजेस कर लेता है, अब इन 4 एलिमेंट्स के अलावा कोई भी और तरीका अपनाते हुए उसने दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को हासिल कर लिया है, तो ऐसी सूरत में जो उसकी इम्प्रिजनमेंट होगी दैट विल एक्सटेंड टू 3 years। 3 साल तक की उसको पनिशमेंट दी जाएगी।
सो सेक्शन 3 क्लियरली हमें क्या बताता है कि किसी भी बंदे को ये हक नहीं है कि वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी किसी बंदे की प्रॉपर्टी पर एंटर होकर उसको डिस्पोजेस करे, ग्रैब करे, उसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे या ऑक्यूपाई करे। अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसको 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगी, और अगर कोई इन एक्ट्स के अलावा कोई और एक्ट करते हुए अगर किसी बंदे की प्रॉपर्टी को हासिल कर रहा है तो उसको 3 साल की पनिशमेंट है। सो इस सेक्शन 3 के अंदर आप अपने ग्रीवियंसेस को कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू इंटरटेन करोगे, यानी कि कंप्लेंट आप सेक्शन 3 के अंदर फाइल करोगे। सेक्शन 4 है हमारे पास कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। अब अगर कोई बंदा ऐसा कर लेता है तो कॉग्निजेंस कौन लेगा? सब सेक्शन 1, notwithstanding anything contained in the code or by any other law for the time being enforce the contravention of section 3 shall be triable by the court of session on the complaint। सेक्शन 3 की प्रोविजंस को अगर कोई बंदा वॉयलेट कर रहा है तो जो कॉग्निजेंस है वो हमारी कोर्ट ऑफ सेशन लेगी इन द फॉर्म ऑफ द कंप्लेंट। आप कोर्ट ऑफ सेशन में एक इस्तगासा दायर करोगे और उस इस्तगासे की रूह से कोर्ट ऑफ सेशन आपका ट्रायल चलाएगी। अब सीआरपीसी के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि कंप्लेंट हमेशा फाइल की जाती है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेंट फाइल की जाती है वो हमने पढ़ी थी सेक्शन 200 से सेक्शन 205 के दरमियान हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था। तो चूंकि सीआरपीसी का प्रोसीजर इस एक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल है तो वही तरीकाकार कोर्ट ऑफ सेशन भी अपनाएगी और उसी कोर्ट तरीकाकार के मुताबिक इस कंप्लेंट को भी इस एक्ट के अंदर इंटरटेन किया जाएगा। जिस तरह मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं था कंप्लेंट की सूरत में कि वो एविडेंसेस रिकॉर्ड करे, वो चाहे तो कर सकता है लेकिन वो बाउंड नहीं है। सो कोर्ट ऑफ सेशन भी बाउंड नहीं है कि वो एविडेंसेस रिकॉर्ड कराए। सो वो क्विक रेमेडी के तौर पर, क्रिमिनल क्विक रेमेडी के तौर पर वो इस इस्तगासे को इंटरटेन करेगी। फिर सेक्शन 4 कहता है द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से क्या मुराद है कि पुलिस विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, विदाउट द वारंट ऑफ द कोर्ट वो किसी भी बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकती। सो ऑफेंस क्या है? नॉन कॉग्निजेबल। लेकिन सब सेक्शन 3 कहता है द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द एक्यूज्ड। लेकिन अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स किसी भी स्टेज पर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड को अरेस्ट करना जरूरी है तो वो उसकी अरेस्ट के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। सो सेक्शन 4 कॉग्निजेंस की बात आ गई। कॉग्निजेंस कौन लेगा? हमारा कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के अंदर ऑलरेडी एक रेमेडी अंडर सेक्शन 9 मौजूद थी कि अगर हमें कोई प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर देता है तो हम अंडर सेक्शन 9 अपना केस फाइल कर सकते हैं। तो फिर इस इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 को लाने का मकसद क्या था? इसकी जरूरत क्यों पेश आई? सो इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है, जो समझना आपने जरूरी है, वो क्या है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 जब हमने प्रीएम्बल पढ़ा तो वहां पर हमारे पास क्या वर्ड यूज हुआ था? प्रोटेक्ट दी लॉफुल ऑनर्स एंड ऑक्यूपायर्स, यानी कि ऐसे बंदे जिनके पास प्रॉपर्टी की लॉफुल पोजेशन थी, कानूनी तौर पर उनके पास इस प्रॉपर्टी का कब्जा था। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इन लॉफुल पोजेसर्स को रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनको प्रिवेंशन दे रहा है। जबकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 9 देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज कही गई थी? पोजेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रॉपर्टी का कब्जा होना चाहिए। अब वो कब्जा आपने लॉफुल तरीके से हासिल किया है या अनलॉफुल तरीके से, आपके पास राइटफुल पोजेशन है या रॉन्गफुल पोजेशन है, इस चीज को कंसिडर नहीं किया गया। सेक्शन 9 ने क्या कहा? सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रॉपर्टी का कब्जा होना चाहिए। सो बेसिक डिफरेंस क्या है? सेक्शन 9 किसी भी पोजेसर को रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो हमारा इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है वो क्या कहता है कि ऐसा बंदा जिसके पास प्रॉपर्टी की लॉफुल पोजेशन थी, जो राइटफुल पोजेसर है, सिर्फ और सिर्फ उसको इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। फिर दूसरी बात, जो इलीगल डिस्पोजेशन
सॉरी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नीचे जो हम केस फाइल करते हैं दैट इज सिविल लिटिगेशन। सीपीसी के अकॉर्डिंग हमारा केस चलता है, जबकि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट चूंकि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इसकी प्रोविजंस, इसकी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाती हैं, कोर्ट ऑफ सेशन इनको सुनता है। सो ये हमारे पास एक क्रिमिनल रेमेडी है, क्रिमिनल क्विक रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। एविडेंस का जो रिकॉर्ड करना है वो टोटली कोर्ट पे डिपेंड कर रहा है, जबकि सिविल लिटिगेशन अगर हमारे पास एक बार स्टार्ट हो जाए तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। सो इन दोनों के दरमियान सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पोजेशन का डिफरेंस है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट लॉफुल पोजेसर को रेमेडी दे रही है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लॉफुल अनलॉफुल दोनों पोजेसर्स को रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 5 के ऊपर। सेक्शन 5 बात करता है इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर की, कि जब कंप्लेंट फाइल हो गई कोर्ट ऑफ सेशन के सामने तो उसके बाद क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा, ट्रायल किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। सब सेक्शन 1 अपॉन द कंप्लेंट द कोर्ट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट एंड कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरवर्ड द सेम विद इन 15 days टू द कोर्ट। जैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन के सामने इस्तगासा दायर हुआ उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन की पहली जिम्मेदारी क्या है कि वो पुलिस को कहेगी कि आप इस मामले से रिलेटेड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करो और मेरे पास 15 दिन के अंदर अंदर अपनी इस रिपोर्ट को सबमिट कर दो। उसके बाद हमारे पास एक प्रोवाइजो है, Whenever there is a general rule, there is a general exception, और इस केस में भी यही है। प्रोवाइजो क्या कहती है, द कोर्ट में extend the time within which such report is to be forwarded in case where the good reasons are shown for not doing so within the time specified in subsection। प्रोवाइजो कहती है कि अगर कोर्ट को लगता है कि पुलिस ऑफिसर विद इन 15 days वो इस रिपोर्ट को सबमिट नहीं कर सकता, कोई भी सफिशिएंट रीजंस हैं जो वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट को प्रोवाइड कर रहा है, अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है कि आप 15 दिन से मजीद 5 दिन का टाइम ले लो और आप ये रिपोर्ट मेरे पास फिर मजीद टाइम पीरियड के अंदर सबमिट कर देना। सब सेक्शन 2 कहता है ऑन टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द केस द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल फ्रॉम डे टू डे एंड शैल डिसाइड द केस विद इन 16 days एंड फॉर एनी डिले सफिशिएंट रीजंस शैल बी रिकॉर्डेड। कि जैसे ही कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली कंप्लेंट की उसके बाद कोर्ट जो ट्रायल कंडक्ट करेगी वो डे टू डे प्रोसीडिंग्स पर होगा, कोई लंबी लंबी तारीखें नहीं दी जाएंगी। और उसके बाद कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, शेल का वर्ड यूज हुआ है कि जो ट्रायल इसने कंक्लूड करना है वो 60 दिन के अंदर अंदर करना है, यानी कि 2 महीने में इस केस का ट्रायल कंप्लीट करना है। और अगर किसी भी वजह से 2 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड नहीं हो सका तो कोर्ट ऑफ सेशन फिर रीजंस भी बताएगी कि किस वजह से वो 2 महीने के अंदर ट्रायल को कंक्लूड नहीं कर सकी। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3 द कोर्ट शैल नॉट एडजर्न द ट्रायल फॉर एनी पर्पज अनलेस सच एडजर्नमेंट इन इट्स ओपिनियन नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस एंड नो एडजर्नमेंट शैल इन एनी केस बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 7 days। सबसेक्शन 3 कहता है कि कोर्ट ट्रायल के दौरान जब डे टू डे प्रोसीडिंग्स पे ट्रायल को कंक्लूड करेगी तो कोर्ट किसी भी पार्टी को कोई भी एडजर्नमेंट नहीं देगी। अगर कोर्ट को लगता है कि जो पार्टी एडजर्नमेंट सीक कर रही है उसने अगर कोर्ट को कोई सफिशिएंट रीजंस प्रोवाइड की हैं और कोर्ट को लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस के लिए एडजर्नमेंट ग्रांट करना ज़रूरी है तो फिर वो जो एडजर्नमेंट ग्रांट करेगी वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं करेगी। सो सेक्शन 5 ने हमें इन्वेस्टिगेशन का और प्रोसीजर ट्रायल का बता दिया। उसने क्या कहा, जैसे ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कहेगी कि 15 दिन के अंदर अंदर इस केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करके मुझे अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। वो इस 15 दिन के टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है अगर कोई सफिशिएंट रीजंस हैं तो। ट्रायल डे टू डे होगा,
कोई लंबी लंबी तारीखें नहीं होंगी, ट्रायल कंक्लूड होगा 60 डेज के अंदर और इस दौरान किसी भी पार्टी को कोई भी एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी। अगर किसी पार्टी को एडजर्नमेंट देनी इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस के लिए ज़रूरी है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो एडजर्नमेंट ग्रांट करेगी, लेकिन जो ये एडजर्नमेंट होगी ये 7 दिन से ज़्यादा किसी भी पार्टी को नहीं दी जाएगी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 बात करता है पावर टू अटैच दी प्रॉपर्टी। अब सेक्शन का टाइटल क्या कह रहा है कि कोर्ट के पास की पावर है कि वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। अब कब अटैच कर सकती है या क्यों अटैच कर सकती है? सो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, if the court is satisfied that none of the persons are in possession immediately before the commission of the offence, the court may attach the property until the final decision of the case. अब ये सबसेक्शन कहता है कि अगर ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है उसकी पोजेशन दोनों पार्टीज में से बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस किसी के पास भी नहीं थी, यानी कि कोई भी बंदा इस प्रॉपर्टी का लॉफुल पोजेसर नहीं था, तो फिर वो ऑर्डर पास कर सकती है कि इस प्रॉपर्टी को अंटिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस अटैच कर दिया जाए। यानी कि जब तक को इस केस का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक प्रॉपर्टी कोर्ट के कब्जे में रहेगी, कोर्ट इसकी अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकती है। सबसेक्शन 2, इन केस ऑफ अटैचमेंट द मेथड्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट, सेफगार्ड और डिटेरियोरेशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। अब जब कोर्ट ने प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर पास कर दिया तो फिर इस प्रॉपर्टी की जो भी देखभाल होगी, इस प्रॉपर्टी का जो भी मैनेजमेंट होगी, किस तरह से इस प्रॉपर्टी को हर चीज़ से महफूज रखना है, ये चीज़ कोर्ट ने डिसाइड करनी है और वो इससे रिलेटेड जो भी मुनासिब ऑर्डर उसको लगेगा वो ऑर्डर पास कर सकती है। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है इविक्शन एंड मोड ऑफ रिकवरी इज एन इंटरिम रिलीफ। अब इस सेक्शन 7 के अंदर इंटरिम रिलीफ की बात की गई है। अब इंटरिम रिलीफ से क्या मुराद है? सो सबसेक्शन 1, if during the trial the court is satisfied that person is found prima facie to be not in lawful possession, the court shall as an interim relief direct him to put the owner or occupier as the case may be in possession। अब इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये सबसेक्शन हमें ये कहता है कि अगर किसी बंदे को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया है जो कि उस प्रॉपर्टी का लॉफुल पोजेसर था, तो जब वो कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन के सामने फाइल करेगा तो अगर वो चाहे तो अपनी कंप्लेंट के साथ इंटरिम रिलीफ की एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि जब तक केस का फैसला नहीं होता मुझे इंटरिम रिलीफ के तौर पर, आर्जी तौर पर मुझे मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिलवाया जाए। और इस चीज़ के लिए उसने प्रूव करना है कि प्राइमा फिशाई उसका केस बनता है, ही वॉज इन लॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का राइटफुल ऑनर था, राइटफुल पोजेसर है। अगर कोर्ट ये समझती है कि प्राइमा फिशाई वो इस प्रॉपर्टी का लॉफुल पोजेसर था, प्रॉपर्टी इसके कब्जे में थी, तो फिर कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए इंटरिम रिलीफ के तौर पर उसको प्रॉपर्टी की पोजेशन दिलवा सकती है। Subsection 2, where the person against whom any such order is passed under subsection 1 fails to comply with the same, the court shall, notwithstanding any other law for the time being in force, take such steps and pass such order as may be necessary to put the owner or occupier in the possession। अब जब इंटरिम रिलीफ के तौर पर उसको प्रॉपर्टी की पोजेशन देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, तो जिस बंदे के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया है, यानी कि जो रिस्पोंडेंट है जिसने गैर कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का कब्जा किया हुआ था, कोर्ट अगर तो ये रिस्पोंडेंट बआसानी वो उसको इस प्रॉपर्टी का कब्जा वापस नहीं देता तो फिर कोर्ट ऐसे ऑर्डर भी पास कर सकती है, स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट करते हुए भी इस रिस्पोंडेंट से प्रॉपर्टी का कब्जा लेते हुए इस राइटफुल ऑनर को जिसने इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन दी है, इस कंप्लेनेंट को प्रॉपर्टी का कब्जा दिलवा सकती है। Subsection 3, the court may authorize any official or officer to take the possession for securing the compliance with an order under subsection 1 and the person so authorized may or cause to be used such force as may be necessary।
फिर सबसेक्शन 3 कहता है कि कोर्ट इस प्रॉपर्टी का कब्जा उस कंप्लेनेंट को दिलवाने के लिए किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकती है कि वो उसके इस ऑर्डर की कंप्लाइंस करते हुए इसको प्रॉपर्टी का कब्जा दिलवाए, और जिस पर्सन को कोर्ट ने ऑथराइज किया है वो कोई भी स्टेप्स जो कि इस पोजेशन को दिलवाने के लिए ज़रूरी हैं वो कोई भी मेजर्स अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी फोर्स यूज़ कर सकता है। Subsection 4. If any person authorized by the court under subsection 3 requires the assistance of the police in the exercise of his power, he may send a requisition to the officer in charge of police station, who shall on such requisition render such assistance as may be required. अगर जिस ऑफिसर को कोर्ट ने इस पर्पस के लिए ऑथराइज किया है उसको लगता है कि मुझे पुलिस ऑफिसर की असिस्टेंस लेनी ज़रूरी है, तो वो जो एसएचओ होगा उसको एक रिक्वेजिशन भेजेगा और एसएचओ उसकी रिक्वेजिशन को एक्सेप्ट करते हुए उसे पुलिस ऑफिसर की असिस्टेंस जितनी भी ज़रूरी है वो प्रोवाइड करेगा। Subsection 5. The failure of the officer in charge of police station to render the assistance under subsection 4 shall amount to misconduct for which the court may direct departmental action against him. अगर तो वो एसएचओ इसको पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता इस ऑफिसर को जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तो वो उस ऑफिसर के पार्ट पर, उस एसएचओ के पार्ट पर मिसकंडक्ट होगा और इसके लिए कोर्ट जो है वो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले सकती है। यानी कि अगर वो इनकार कर देता है पुलिस ऑफिसर की असिस्टेंस देने में तो फिर कोर्ट उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शंस ले सकती है। सेक्शन 7 सिंपली क्या कहता है कि अगर कोई बंदा जिसने कंप्लेंट फाइल की है वो अपनी कंप्लेंट के साथ इंटरम रिलीफ के तौर पर प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेने की एप्लीकेशन देता है और प्राइमा फेसाई अपना केस प्रूव कर देता है, तो कोर्ट उसको प्रॉपर्टी की पोजेशन दिलवा सकती है। जिस बंदे से उसको प्रॉपर्टी की पोजेशन दिलवानी है उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर्स कोर्ट पास कर सकती है, जितनी भी फोर्स नेसेसरी है वो उस पर्पस के लिए ऑर्डर पास करेगी। एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, जिस ऑफिसर्स को कोर्ट ने अपॉइंट किया है अगर वो उसे पुलिस की मदद चाहिए इस प्रॉपर्टी के कब्जे को वापस दिलवाने में, तो ऐसी सूरत में वो एसएचओ को एक रिक्वेजिशन भेजेगा और एसएचओ के लिए ज़रूरी है कि वो उसको पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर कोई एसएचओ आपको पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता तो ये उसके पार्ट पे मिसकंडक्ट होगा और उसके अगेंस्ट कोर्ट फिर एक्शन लेते हुए डिपार्टमेंटल एक्शन भी उसके खिलाफ ले सकती है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 8 के ऊपर, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू दी ऑनर एक्सेट्रा। अब ये जो सेक्शन 8 है ये डील करता है जब हमारा ट्रायल कंक्लूड हो जाता है, जब कंप्लेंट का फैसला हो गया उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोजेशन की बात कर रहा है। सब सेक्शन 1, on conclusion of the trial, if the court finds that an owner or occupier of the property was illegally dispossessed or property was grabbed in contravention of section 3, the court may at the time of passing order under subsection 2 of that section direct the accused or any person claiming through him for the restoration of possession of the property to the owner, as the case may be the occupier if not already restored to him under section 7। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि जैसे ही ट्रायल कंक्लूड होगा, कंप्लेंट जो इस्तगासा दायर हुआ था उसका फैसला हो गया और प्राइमा फेसाई कंप्लेनेंट अपना केस प्रूफ करने में कामयाब हो गया कि यस उसको प्रॉपर्टी से इलीगली डिस्पोजेस्ड किया गया था, वो प्रॉपर्टी का लॉफुल ऑनर था, तो ऐसी सूरत में एट द एंड ऑफ द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर पास करेगी कि इस बंदे को इसकी प्रॉपर्टी का कब्जा रिस्टोर कराया जाए। लेकिन अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी सेक्शन 7 के अंदर इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशन देते हुए प्रॉपर्टी का कब्जा हासिल कर लिया था तो फिर इस सेक्शन 8 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसको डिलीवर हो चुकी है। लेकिन अंडर सेक्शन 7 अगर उसे प्रॉपर्टी की पोजेशन डिलीवर नहीं हुई तो एट द एंड ऑफ द ट्रायल केस प्रूफ होने के बाद फिर उसको प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिलवाया जाएगा। Subsection 2, for the purpose of subsection 1, the court may, where it is required, direct the officer in charge of police station for such assistance as may be required for the restoration of possession of the property to the owner or as the case may be the occupier।
अब सबसेक्शन 1 के अंदर जब कोर्ट एट द एंड ऑफ द ट्रायल प्रॉपर्टी का पोजेशन रिस्टोर कराने का ऑर्डर पास करेगी, तो अगर कोर्ट को लगता है कि पुलिस की असिस्टेंस ज़रूरी है, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी का कब्जा है वो प्रॉपर्टी का कब्जा इस कंप्लेनेंट को वापस नहीं कर रहा, तो वो पुलिस के थ्रू स्ट्रिक्ट फोर्स यूज़ करते हुए भी उस बंदे से कब्जा लेकर इस कंप्लेनेंट को रिस्टोर करवा सकती है। अब इसके साथ हमारा एक सेक्शन 8A है जो कि आफ्टर अमेंडमेंट 8 किया गया था, जो कि अपील के साथ रिलेट करता है कि अगर किसी भी बंदे को कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट में से किसी भी बंदे को कोर्ट ऑफ सेशन के इस फैसले से एतराज़ है तो वो उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। अपील हमेशा हायर फोरम पे फाइल की जाती है, तो सेशन कोर्ट का हायर फोरम क्या है? हाई कोर्ट। सो आप हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन के फैसले के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा सेक्शन 9 जो कि लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 9 डील करता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड के साथ। सेक्शन 9 ने कहा है कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। कि सेक्शन 9 ने कहा कि इस एक्ट के अंदर जहां जहां कोड का वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या था? सीआरपीसी 1898। तो सीआरपीसी की जितनी भी प्रोविजंस हैं वो इस एक्ट के अंदर जो जो भी प्रोसीडिंग कंडक्ट होंगी उनमें एप्लीकेबल होगी सीआरपीसी की प्रोविजंस। अब यहाँ पर एक बात और भी इम्पॉर्टेंट थी। पहले तो हमने कहा कि कंप्लेनेंट अगर अपना केस प्रूव करने में कामयाब हो जाता है तो उसको प्रॉपर्टी का कब्जा रिस्टोर कराया जाएगा। अब अगर यही कंप्लेनेंट अपना केस प्रूफ करने में नाकाम हो जाता है और कोर्ट को लगता है कि जो कंप्लेंट फाइल की गई थी वो गलत थी, झूठी थी, फॉल्स फ्रिवुलस कंप्लेंट थी और सिर्फ इस रिस्पोंडेंट को हैरेस करने के लिए ये कंप्लेंट फाइल की गई है, तो फिर उस रिस्पोंडेंट को जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है उसको एज कंपनसेशन 5 लाख रुपीस दिलवाए जाएंगे फ्रॉम द कंप्लेनेंट। चूंकि पूरे केस के दौरान जितना भी उसका खर्चा आया है उसकी कंपनसेशन के तौर पर इस कंप्लेनेंट के लिए कंपलसरी है कि वो 5 लाख रुपया इस रिस्पोंडेंट को एज कंपनसेशन देगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के ऊपर, जिसमें पहले हमने देखा कि इस एक्ट की हद तक डेफिनेशंस का क्या मतलब है, प्रॉपर्टी की इलीगल डिस्पोजेशन से क्या मुराद है, इस ऑफेंस की कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, प्रॉपर्टी को कोर्ट क्यों अटैच कर सकती है, इंटरम रिलीफ के तौर पर प्रॉपर्टी का कब्जा वापस भी दिलवाया जा सकता है, फिर एट द एंड ऑफ द ट्रायल डिलीवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी कंप्लेनेंट को दिलवाई जाएगी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको इस लेक्चर का एक एक वर्ड समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।